अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बल्ले का निशान छिन जाने के बाद तहरीक इंसाफ गमज़दा है, अफसुर्दा। इंतखाबात में हमवार मैदान के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त जमा करा रखी थी वो भी वापस ले ली है। तहरीक इंसाफ को शिकवा है कि इंतखाबी निशान पर अदालती फैसले से पार्टी का शराजा बिखर गया है। लेवल प्लेइंग फील्ड एक तरफ पीटीआई की तो फील्ड ही छिन गई है। सवाल यह है कि इंतखाबी निशान छिन जाने से तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफी हुई है या इसमें तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियां शामिल हैं, क्योंकि एक जानिब तहरीक इंसाफ अदालती फैसले को मायूस कुन कह रही है, ज्यादती करार दे रही है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील लतीफ खोसा ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में खराबियां हुई और साथ ही पूछ रहे हैं कि ये कौन होते हैं फैसला देने वाले। तो ये बताइए, इलेक्शन कमीशन है क्या? इलेक्शन कमीशन अब मॉनिटर करेगी कौन सदर होना चाहिए, कौन सेक्रेटरी होना चाहिए, कौन प्रेसिडेंट होना चाहिए सियासी जमातों की। अच्छा, इंतखाब में कोई चले ताल है, ये कौन होते हैं? मैंने खुद कराए हैं, इसी तरह इंतखाब हुए थे पीपल्स पार्टी के। अब जायजा लेते हैं कि इंतखाबी निशान केस में तहरीक इंसाफ के दलाइल थे क्या और इन्हें किन बुनियादों पर मुस्तरद किया गया। तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान इस वजह से वापस लिया गया था कि इसने पार्टी के अंदर जो इंतखाबात कराए थे वो पार्टी आइन के मुताबिक नहीं थे। इसके जवाब में तहरीक इंसाफ ने 4 मौक़िफ़ इख्तियार किए, लेकिन एक मौक़िफ़ के हक में भी कोई दस्तावेजी सबूत फराहम न कर सकी और अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रही। तहरीक इंसाफ ने पहला मौक़िफ़ तो यही इख्तियार किया कि इसने पार्टी के अंदर इंतखाबात वाकई ही कराए थे, लेकिन वो इंतखाबात कहाँ हुए, इंतखाबात से पहले किन किन अराकीन को आगाह किया गया, इन सवालों का तहरीक इंसाफ के पास कोई जवाब नहीं था। पीटीआई सेक्रेटेरिएट ने जो नोटिस जारी किया इसमें दर्ज था कि इलेक्शन पावर पेशावर में होंगे, लेकिन पेशावर में कहां होंगे इसका कोई जिक्र न था। और फिर ये इंतखाबात पेशावर के करीब किसी गांव चमकनी में कराए गए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का वाहिद सबूत अगर तहरीक इंसाफ के पास था तो वो एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था पार्टी के अंदर इंतखाबात कराए गए हैं। अदालत ने सवाल किया, पार्टी इंतखाब लड़ने के लिए कागजात नामजदगी की फीस 50,000 रुपए मुकर्रर की गई थी, बताया जाए कि यह फीस कहां और कैसे जमा हुई। 50,000 रुपए फीस वसूल करने का सबूत मांगा गया तो तहरीक इंसाफ का जवाब था वो पैसे तो हमने कैश में ले लिए थे। मतलब ये कि फीस वसूल करने का भी कोई दस्तावेजी सबूत तहरीक इंसाफ के पास नहीं था। आप एक चीज दिखाते हैं, दूसरी नहीं होती कि वो फीस है 50,000। कोई मुझे दिखा दें जी कैश में किसको इतनी फीसें जमा की लोगों ने, पैसे घर ले गए, क्या किया, कब पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं डाले, वो दिखा देते कि जी ये देखिए अपने अकाउंट में पैसे डाले। दूसरा मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ का यह था कि अकबर एस बाबर समेत जो 14 दरख्वास्त गुजार पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ कर रहे हैं वो एतराज़ करने के मजाज ही नहीं है, क्योंकि वो पार्टी मेंबर ही नहीं है, इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन तहरीक इंसाफ इन मेंबरान को पार्टी से निकाले जाने का कोई भी सबूत अदालत में पेश करने में नाकाम रही। देखिए ना, उनको वो एलिजिबल ही नहीं है एज अ मेंबर, सो इसलिए वो ही डिडंट कम एंड ही डिडंट गिव, ही केम, ही शोड दिस। यहीं पे मेरा ख्याल है उनके वकील, आपके अपने भी वकील साहब, अगर ये बहुत सारे आप डिफरेंट व्यूज ले रहे हैं ना। नहीं, पहली चीज तो ये सर, इनका मेंबरशिप कार्ड किधर है? मलॉर्ड्स है। नहीं, आप हमें दिखाएं कि आपने इसकी मेंबरशिप कैंसिल कब की। मेरे पेपर में जमा कराई है जी, तमाम जो कागज कहे थे। किधर है? मैंने इनको भी दीजिए। नहीं अभी तो ये नहीं, मेंबरशिप कैंसिल करने की बात नहीं कर रहे, तो कह रहे हैं आपने फॉर्म लिया, 50,000 रुपए नहीं दिया। तहरीक इंसाफ का तीसरा मौक़िफ़ यह था कि इलेक्शन कमीशन बदनीयती का इर्तिकाब कर रहा है, सिर्फ उसके खिलाफ इम्तियाजी सलूक बरत रहा है। अदालत ने यह इल्ज़ाम भी मुस्तरद किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन तो 13 दीगर जमातों के खिलाफ भी कार्रवाई कर चुका है। इस पर पीटीआई के वकील अली जफर ने इलेक्शन कमीशन पर बदनीयती के इल्ज़ाम का मौक़िफ़ वापस ले लिया। तहरीक इंसाफ का चौथा मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन को तो पार्टी इंतखाबात की स्क्रूटनी करने का अख्तियार ही नहीं है। यह मौक़िफ़ भी सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया। अदालत ने लिखा, इलेक्शन कमीशन की यह आईनी जिम्मेदारी है कि वो सियासी पार्टी में इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाए। मतलब ये कि तहरीक इंसाफ ना तो ये साबित कर सकी कि इसने पार्टी इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक कराए थे, ना ही कागजात नामजदगी के लिए रकम वसूल की कोई रसीद दिखा सकी, ना शिकायत करने वाले दरख्वास्त गुजारों को पार्टी से निकालने का कोई सबूत दिखा सकी, ना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बदनीयती और तासुब का इल्ज़ाम साबित कर सकी। यानी तहरीक इंसाफ का दिफा जिन 4 नुकात पर खड़ा किया गया था, इनमें से किसी एक नुक्ते को भी वो दस्तावेजी शवाहिद से साबित न कर सकी। और अब
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज भी करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से बहुत मायूस, आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। हमारा हक है रिव्यू का और इंशाअल्लाह इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये फैसला एट द एंड ऑफ द डे बहाल नहीं रहेगा। जो सबूत बुनियादी केस में तहरीक इंसाफ न दे सकी वो अपील में कैसे फराहम करेगी, इस अपील का स्कोप क्या होगा और केस लड़ने में बुनियादी गलतियां करने के बावजूद तहरीक इंसाफ नाइंसाफी की शिकायत किस बुनियाद पर करेगी। हमें ज्वाइन किया है इस हवाले से बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब हुमायूं मोहम्मद साहब होंगे और जहांगीर जदून साहब माहिर कानून साहब होंगे। जहांगीर साहब ये बताइएगा कि अब कोई कानूनी गुंजाइश रह गई है तहरीक इंसाफ के पास कि अगर वो दोबारा इंटर कोर्ट अपील में जाते हैं तो उनको कोई रिलीफ मिल सके? नहीं हो सकती, ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं थी, ये पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके अंदर ही उन्होंने लीव ग्रांट कर दी है। इसकी जो डिटेल जजमेंट है इसके बाद बहस भी होगी, फिर जजमेंट आएगी डिटेल। अभी तो सिर्फ उन्होंने लीव ग्रांट किया और उनका ऑर्डर सस्पेंड कर दिया है पेशावर हाई कोर्ट का, क्यों उन्होंने प्रामा फेशिया आप देखें मेरिट पे तो फैसला आ चुका है। अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई उसके फेवर में भी बात कर रहे हैं। वो लोगों का हक है कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो चुका है, जो ऑर्डर जजमेंट आई है कि वो उस पर बात कर सकते हैं और खुल के कर सकते हैं। ये किसी का राइट जो छीना नहीं जा सकता। तो बाकी अभी जो रिव्यू करेंगे तो रिव्यू का स्कोप लिमिटेड होता है, लेकिन अब इलेक्शन के बाद अगर रिव्यू लगता भी है तो क्या फ़ायदा मेरे ख्याल में पीटीआई को कुछ भी नहीं हो। लेकिन ये है कि अगर इस पर डिटेल जजमेंट वो आ जाती कि नहीं जी निशान नहीं लेना चाहिए तो फिर बाकी पार्टियों को फ़ायदा हो जाएगा। अभी इनके से तो प्रांत के लिए इनका भी फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है कि ऐसी जजमेंट आएगी जो बाकी पार्टियों के लिए भी इफेक्ट होगी। फिर तो इलेक्शन कमीशन जिसको चाहेगा, जिस पार्टी का इलेक्शन है उसको सिक्योरिटाइज कर सकता है, उसकी पेनल्टी भी मैक्सिमम ये पेनल्टी भी डाल सकता है। फिर ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, जो फंडामेंटल में हाल में राइट्स जो आर्टिकल का 17 है उसके हो सकता है अगेंस्ट बाज़ लोगों की राय है कि ये उसके अगेंस्ट है। और मैं भी समझता हूँ कि अगर आपको फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है तो फिर आपको ऐसा लॉ जो है वो रेट इनटू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा सर ये बताइएगा इनके इंतखाबी निशान का होगा क्या? इनका इंतखाबी निशान भी किसी और को अलॉट कर सकता है इलेक्शन कमीशन? नहीं, आप तो इलेक्शन कमीशन किसको, आप तो जो निशान अलॉट कर रहे थे वो कर चुका है। किसी पार्टी के दूसरे बंदे को तो अलॉट नहीं कर सकता। नहीं, कल को अगर कोई और जमात जो है वो पार्टी बनाती है, मैं इलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कल को कोई जमात के जनाब हमें निशान चाहिए, कोई पार्टी नई फॉर्म हो जाए। नहीं, इनका निशान तो देखो ना, वो तो टेम्परेरी विड्रॉ, परमानेंट तो नहीं इनका निशान विड्रॉ हुआ। अच्छा, अभी इनको मिल ही नहीं सकता। वो तो इलेक्शन की एक उनको पेनल्टी दे दी गई है, सजा दे दी गई, दोबारा इलेक्शन ही कराएंगे फिर ठीक हो जाएंगे। वो तो इस पार्टी का निशान है मेरे ख्याल में, वो तो ये नहीं ले सकता कोई। अच्छा सर ये बताइएगा कि अभी और दीगर जो जमातें हैं, क्योंकि इल्जाम ये लगा कि जो दीगर जमातें हैं उनमें भी ऐसे ही इंतखाबात होते हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, आपको लगता है सर एक प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिया है कि जमहूरियत होनी चाहिए जमातों में भी, ये इफेक्ट करेगा दीगर बड़ी जमातों को भी? ये देखें, ये तो हर बंदा मेरे समेत हर एक बंदा कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है और होनी चाहिए। अब किस तरह होनी चाहिए ये पॉलिटिकल पार्टियां खुद इस पे पॉन्डर करें, खुद थिंकिंग करें कि उनके अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। एक आम बंदा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की, जो लोग पॉलिटिकल पार्टियां चला रहे हैं, लीडर हैं, उनकी फैमिली के या उनको वो एक हाथ रखते हैं जी कि ये फलाना जो है परमानेंट प्रेसिडेंट है, तो दूसरे बंदे किसी की जरूरत नहीं होती कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट करके उस आर्डर को ना माने, या मतलब वो पेनलाइज करती हैं पार्टियां। वो कहती हैं ये हमारे मुकाबले में खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो जो पेनल्टी होती है, आप टिकट ना देना, किसी को साइड लाइन कर देना, वो पार्टियों की अपनी मर्जी होती है। तो इन पे पार्टियों पे इतना स्ट्रांग चेक जो है वो रखना जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। ये बात ठीक है कि पार्टियां बजाते खुद इस स्टैंडर्ड की हों, जो अपना आइन बनाती हैं उस पर अमल करें और अपने अंदर खुद डेमोक्रेसी लाएं। पूरे पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है तो पोलिटिकल पार्टी के अंदर तो है ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्शन एक आध हो सकती है, लेकिन मोस्टली तो ये नहीं है कि जिस पे उन्होंने, जिस लीडर ने कह दिया ये बंदा प्रेसिडेंट है, ये जनरल सेक्रेटरी है, तो वो वही बनता है, दूसरा बंदा तो बन नहीं सकता। आज दिन तक मुझे तो नहीं पता चला कि जी कुछ दो बंदों के दरमियान कंपटीशन। लेकिन सर जिस तरह अदालत ने जो स्क्रूटनी की है कि जी देखिए बताएं कितने कैंडिडेट्स आए जिन्होंने आके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए, फीस जमा कराई, फिर वोटिंग कहाँ हुई, कितने वोट्स आए,
ये जो इतना चेक एंड बैलेंस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सवाल जो उठाए हैं, अगर ये प्रेसिडेंट सेट होता है तो फिर जो बात आप कर रहे हैं कि जनाब पार्टी के बानी ने कह दिया, किसी एक खानदान के बड़े ने कह दिया, तो फिर वही होगा, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा इस फैसले के बाद? नहीं, ये फैसला देखें, ये तो इतनी सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी जुरिसडिक्शन से एक्सीड किया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तो ये तो पार्टी का मुतालबा है, ये तो देखें ना, ये पार्टियों के अंदर ये बात पार्टी का बंदा करना चाहिए कि भाई इसको क्यों बनाते हैं, इसको क्यों बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के एक पॉलिटिकल पार्टी के मामलात को किस तरह जान सकती है? पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोई गवर्नमेंट एंटिटी तो नहीं होती कि वो पब्लिक एक्सचेकर पे चल रही होती है कि वो पब्लिक का जो है पैसा वो ज़ाया कर रही है, तो फिर उससे बात करें। ठीक है, जो उसने लॉ बनाया उसके मुताबिक चलें। अगर कोई बंदा प्रोहिबिटेड फंडिंग लेता है, राइट बनता है, एक फोरम है इलेक्शन कमीशन में, डीजी एक जो है वो पॉलिटिकल अपॉइंट है, वो पार्टी की हर चीज़ सिक्योरिटाइज कर दे, इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन देखें ना, अपनी एक लिमिट होती है उससे। जब सुप्रीम कोर्ट का तो बेसिकली ये काम नहीं बनता बंदे को इतने क्वेश्चन करे, जी हाँ जी ये किधर किया है, वो भाई यू आर नॉट द इलेक्शन कमीशन भी इतनी सिक्योरिटी नहीं कर, या तो कानून बन जाए ना कि जी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी इंटरनल इलेक्शन होंगे उसको जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना बंदा लगाएगा, वो रिटर्निंग अफसर लगाएगा, वही प्रिजाइडिंग अफसर, जिस तरह दूसरे इलेक्शन होते हैं। तो फिर तो डेफिनेटली कोई बंदा भी जा सकता है। अब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होती है उसका भी कोई खास कोई मैकेनिज्म नहीं होता। कोई बंदा पार्टी छोड़ता है, कोई आता है अपनी मर्जी से। तो जहांगीर तैमूर साहब, ये जो इलेक्शन एक्ट कहता है, और प्लीज अमरी रहनुमाई फरमाइएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि जनाब मेरिट पे अगर इलेक्शन नहीं करवाए गए तो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये इलेक्शन एक्ट में ये मेरिट कौन डिसाइड करेगा कि पॉलिटिकल पार्टी के जो इलेक्शन है वो किस मेरिट पे होंगे? वो मेरिट क्या है और वो डिसाइड किसने करना है सर? उसकी फॉर्मेशन क्या होगी? ये नहीं लिखा हुआ कि मेरिट पे इलेक्शन नहीं होंगे। जब ये इलेक्शन एक्ट 2017 बन रहा था तो इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल दी कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पार्टी के अंदर थे उसको मॉनिटर करना चाहते हैं या हमें सुपरवाइजरी रोल दे दें। तो किसी पार्टी ने इस पर हामी नहीं भरी कि हम इसको, उन्होंने कहा जी ये हमारे इंटरनल मामला आते हैं, आप जो नेशनल इलेक्शन है उसको सुपरवाइज करें, उसको मॉनिटर करें। जब एक पॉलिटिकल पार्टी ने लॉ में ये बात नहीं रखी कि इलेक्शन कमीशन इतनी डीप सिक्योरिटी कर सकता है। इलेक्शन कमीशन देखो ना, ये तो उसमें जो सेक्शन है उसमें ये लिखा हुआ है कि पार्टी जो है अपने आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शन कराएगी। अगर आइन की कोई वायलेशन करती है तो वो इलेक्शन कमीशन पिन पॉइंट करता है, उसके लिए कोई पेनल्टी जो है ना वो डिस्क्राइब नहीं है कि अगर वो उसने आइन की इस शिक की वायलेशन की या 2 शिकों की तो क्या पेनल्टी होगी, सारे आइन की वायलेशन की तो क्या पेनल्टी होगी, किसी एक क्लास की वायलेशन की तो क्या पेनल्टी होगी। इसके अंदर तो कोई सर, ये इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से लेके सुप्रीम कोर्ट की सजा तक, या सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आप होल्ड किया है उस तक, ये सब कुछ एक्सीड किया गया है इदारों की तरफ से अपनी जुरिस्डिक्शन से? नहीं, इलेक्शन तो देखें ठीक नहीं हुए। इलेक्शन मैंने कहा है ना, इलेक्शन को ये जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कराए हैं इनके आइन के मुताबिक नहीं है। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल तो ये है ना, इनकी चीज़ें जो उन्होंने मांगते रहे वो, अगर इनको इतना इदराक नहीं था कि इतना इसकी डीप सिक्योरिटी होगी या हमें इलेक्शन के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि इनका इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन में लटका रहा है, उन्होंने फिर इसको कोई आर्डर जो है उसकी फिर जो इन्होंने जैसे भी इलेक्शन करवाए, गलत करवाए ना, उसकी स्क्रूटनी का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास था, और अगर था तो उसके बाद सजा देने का इख्तियार भी रखती थी इलेक्शन कमीशन। नहीं, इतना डीपली देखे ना, इलेक्शन कमीशन का जब ये इख्तियार होगा तो फिर दूसरी पार्टी को एक्सिक्यूट नहीं करेगा, फिर कौन सी पार्टी में इलेक्शन सही होते हैं? फिर तो सारा जो है आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो फिर तो इलेक्शन का जब इस तरह करें फिर दूसरी पार्टी को भी परखें इस पे, तो फिर तो किसी को सिंबल नहीं मिलती, फिर इलेक्शन किस तरह होंगे? फिर तो सारी पार्टियां आउट हो जाएंगी। इसको उज़र तो नहीं बना सकते ना। अगर एक चीज पूरा, अगर सारा जहान कानून पे अमल नहीं कर रहा तो फिर ये तो उज़र हो ही नहीं सकता कि चूंकि सब नहीं करे तो फिर हम भी नहीं करें। लॉ तो लॉ क्या कहता है? बिल्कुल बात ठीक है, नहीं ये बात ठीक है, लेकिन एक देखना छिलनी तो सबके लिए एक ही होती है ना। अगर आपने परखना है एक बंदे को तो फिर सबको एक ही तरह परखेंगे ना। एक तो नहीं कि आप एक अगर इलेक्शन गलत कराएगा कहें ये ठीक है, दूसरी ने नहीं कराया तो ये गलत है, इस तरह भी तो नहीं हो सकता ना। आप देखें, आपने अगर स्क्रूटनी करनी है एक इदारे ने, वो स्क्रूटनी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए, फिर वो स्क्रूटनी सही करेगा सबकी। अगर इस तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछे हैं, अगर इस तरह सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार हो तो कौन सी पार्टी स्टैंड कर सकती है? मुझे आप बता दें, कोई एक पार्टी स्टैंड कर सकती है? ऐसे ही फिलहाल तो किसी पार्टी में इस स्टैंडर्ड को लेकर इंतखाबात नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये काम बनता ही नहीं है कि वो इतने जो है अपनी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड करे क्वेश्चन। जी आप कब पार्टी ज्वाइन की है, आप कब चेयरमैन बने हैं, ये 2 साल पहले किस पार्टी में थे? भाई ये आपका काम नहीं है, आप आइन के मुताबिक काम करें।
तो अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी और बेंच में बैठते हैं, आप कहते कोई और डिसाइड करेगा। ये इस तरह तो काम नहीं चलता ना। देखें ये कल दूसरी पार्टी को प्रेसिडेंट है, आज लोग खुश हो रहे हैं ना, हो सकता है हमारी बातें किसी को पसंद ना हो, लेकिन ये उनके लिए अगर ये आज सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर देती है कि इसकी सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन भी करेगी फिर सुप्रीम कोर्ट भी करेगी, तो फिर कोई पार्टी जो है ना सर्वाइवल के काबिल नहीं रहेगी। या तो अपनी पार्टियों में लेटर एंड स्पिरिट डेमोक्रेसी लाएं और फिर चैलेंज करें इलेक्शन कमीशन को भी, फिर हाई कोर्ट में भी जा सकता है। तो अगर इन्होंने इस जजमेंट को, अगर अभी तो लीव ग्रांट हुई है, पता नहीं जजमेंट आती है, इससे पहले भी आई हुई है पॉलिटिकल पार्टी से संभल लेने के बेनजीर भुट्टो के। ठीक है, लेकिन साहब हमें सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर साहब ये बताइएगा, अब आपने सुप्रीम कोर्ट में जो लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त दी थी वो तहरीक इंसाफ ने वापस ले ली है, और अब आपने भी कहा और दीगर जो आपके साथी हैं वो भी कह रहे हैं कि अब हम अवाम की अदालत में जाएंगे सर। तो क्या अब यही स्ट्रैटेजी है? अब सुप्रीम कोर्ट पे, मुल्क की अदलिया पर आपको कोई उम्मीद नहीं है, अब आपका तकिया अवामी अदालत पर होगा? देखिए इस तरह है, वो एक गेम होती थी कौन बनेगा करोड़पति। उसमें जो हमेशा जो सही जवाब होता था वो होता था जब आप करते थे कि ऑडियंस से पूछते थे। ऑडियंस मीन्स अवाम। असल तो इख्तियार ही अवाम का है कि वो किसको पसंद करती है, किसको नहीं पसंद करती है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का, मेरा ये ख्याल है जो फैसला है वो इस लिहाज से है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक लॉयर को कहती है कि भाई आप अपने नाम से सरदार हटा दो, हालांकि उनके साथ वाली कुर्सी पे जो शख्स बैठा हुआ है उसके नाम में भी सरदार है, वो उनको भी कह देते कि सर जी आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप भी जरा सरदार हटाएं। जब वो ये कहते हैं कि जी आप लोगों का जो मुझे वो इलेक्शंस नहीं पसंद जिसमें वोट कास्ट नहीं होते और अनअपोज्ड होते हैं, तो आप बाकी पार्टीज को देख लें, वो भी अनअपोज्ड हैं। उसके अलावा फिर उनको जवाब भी मिल गया कि जी अली जफर साहब ने कहा कि जी मैं और आजम तारड़ साहब जो हैं हम लोग भी बिला मुकाबला और बगैर किसी वोट के इलेक्ट हुए हैं। तो ये जो वो सवालात, ऐसे सवालात हो रहे हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि आपका आर्टिकल 208 के लिहाज से या सेक्शन 208 के लिहाज से इलेक्शन एक्ट के कि आप लोगों ने अपने लोगों को जो अकबर एस बाबर और 14 लोग थे, आपने उनको मौका नहीं दिया। हमारा आइन जो पीटीआई का आइन है वो कहता है कि अगर आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है आपने पैनल लेकर आना है, इंडिविजुअल इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो जब उन्होंने पैनल नहीं दिया, हम उनको कैसे अपने आइन के मुताबिक दे सकते हैं? आप उधर हमारा आइन जो है उनको इग्नोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो आप एक तरफ कहते होते हैं कि भाई जो पार्लियामान है वो सुप्रीम है और पार्लियामान की बात मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पे पार्लियामान कहता है कि जी इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के डिटेल्स में जाए। उसका सिर्फ ये काम है, जो 208 और 209 में वो सिर्फ ये काम है कि इलेक्शन कमीशन के कि आप इलेक्शंस कराओ और हमें एक सर्टिफिकेट या एफिडेविट दे दो कि हाँ हम लोगों ने इन दिनों में इलेक्शंस कराए और ये चीजें वो बाद लबाजमात हैं। उसमें ये नहीं कहा कि डिटेल्स ऑफ द इलेक्शंस कैसे होती, क्या वो उनका नहीं है। यहाँ आप उनको इख्तियारात दे रहे हो और ये इख्तियारात जो आपने उनको दिया है, इसके बाद मैं ये समझता हूँ ये 1954 में जो वो था ना कि अच्छा, लेकिन सेनेटर साहब ये जो आपका एक बयानिया है ना सर, ने दिया ये फैसला आपको आपके पास आया है और ये इस वजह से आया है, आपके अपने लोग हामिद खान साहब तक ने कहा है कि आपके उस प्रोसीजर के अंदर, इलेक्शन का जो प्रोसीजर था आपका, उसमें कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, आपको निशान नहीं मिला। ठीक है, समझ में आ गया। आपने अकबर एस बाबर की बात की। अब मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं, 2018 में आपने कहा कि इनको एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया। 2018 इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, अकबर एस बाबर को तहरीक इंसाफ का बानी मेंबर करार देते हुए कहा था कि इसको नहीं निकाला जा सकता। अब सर देखिए, झोल आपके मौकफ में, सुप्रीम कोर्ट में आपने टेक्निकल बातों पर साबित करना था कि आपने इलेक्शन करवाए, आप नहीं करवा सके, आप फॉर्म तक नहीं दिखा सके कि जिस फॉर्म पे उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी भरे। ये आपका एक मौकफ है कि इनको हक नहीं था डिटेल में जाने का, या इनका मैंडेट नहीं था कि डिटेल में जाते, मगर डिटेल सर आपके पास भी नहीं थी।
सबसे पहले तो मेरे लिहाज से ये अदालत का इख्तियार ही नहीं है कि वो मुझे कहे कि जी आप इसको निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। ये पार्टी का इख्तियार होता है, वो जिसको मर्जी निकाले जिसको मर्जी ना निकाले। अगर बानी है, देखिए एक होता है वो बानी मेंबर होता है, वो हमेशा बानी मेंबर रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मेंबर हमेशा के लिए हो, चाहे वो बाकी सारे लोगों से, बाकी के जो 17 बानी मेंबर हैं उन सब से लड़ता फिरे, हर एक के साथ करता फिरे। और हमने एक सर्टिफिकेट दिया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया था। ये मेरे ख्याल में ये गलत बात थी, नंबर 2। और यही वजह है कि फिर गंद करना शुरू कर देते ना, इस किस्म के लोग फिर वेंजेंस में हो जाते हैं और फिर वो हर लिहाज से उस पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उस लिहाज से करते हैं। लेकिन नंबर 2 ये, इनको पूरा मौका दिया गया था और हमारा डाटा है, हमारे डाटा में हमने इनको एज अ मेंबर नहीं माना हुआ। अगर 2018 में थे, ये 2018 में जो उनको कहा गया था, ये उस केस के रेफरेंस से कहा था जब इन्होंने केस दायर किया था जो फॉरेन जो ममनुआ फंडिंग वाली थी उसके ऊपर इन्होंने कहा था, उस पर उन्होंने कहा था ये उस वक्त मेंबर थे या जो भी था। लेकिन एज ऑफ 2018 के बाद 6 साल गुजर गए, इस दौरान में तो ये हमारे मेंबर नहीं थे, इन्होंने कभी कोई मीटिंग अटेंड नहीं, कुछ नहीं किया, ये हमारे मेंबर नहीं थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये हमारे मेंबर नहीं, और हम इनको क्यों फॉर्म्स जमा कराए। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, वो जब आए थे उसमें भी वो टाइम के बाद, जो हमारी क्लोजिंग थी उसके बाद आए हुए थे वहां पे। वो लोग जिस वक्त आए वहां पीछे मेरे ख्याल में घड़ी भी नजर आ रही थी, तो उसमें नजर आ रहा था कि वो टाइम के बाद आए थे। हैविंग सेड दैट थिंग, देखिए बात ये हो जाती है कि जैसे उन्होंने ये ANP वालों को 20,000 रुपए फाइन करके दे दिया, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि आप फाइन कर दो और उनसे ना लो। 1988 में बेनजीर भुट्टो केस, उसमें ये आर्टिकल 17(2) के लिहाज से उन्होंने कहा हुआ है कि ये एक राइट है पॉलिटिकल पार्टी का एज एन एग्रीगेट कि वो अपने आप को तस्लीम कराए और वो उनका एक निशान हो, आइडेंटिटी हो जो आप नहीं लेकर जा सकते। ये बेसिक राइट है, आपने इसको भी नहीं सुना। जब हम ये सारी चीजें देखते हैं और हमें ऐसा लगता है, मे बी ना हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जहां बायसिज्म आ रही है तो हम वहां पे क्या करते हैं कि हम लोग फिर कहते हैं यार इससे बेहतर है कि हम इनके पास अपना कंप्लेंट लेकर ना जाएं। मतलब we think it's तो biased ना। एक तरफ आप कह रहे हैं अदालत अदलिया सिस्टम मुतासिब है, प्रेजुडिस है आपके अगेंस्ट, और दूसरी तरफ गौहर खान साहब कहते हैं कि हम नजरसानी की अपील में जाएंगे सर। तो ये क्या हिकमत अमली है? अगर तो वो तासुब है तो फिर आप इलेक्शन में जाएं, फिर आप अपीलों में क्यों जा रहे हैं? तो इलेक्शंस में जा रहे हैं, किसने कहा कि हम इलेक्शंस में नहीं जा रहे? हम इलेक्शंस में जरूर जा रहे हैं। नजरसानी हम इसलिए करना चाहते हैं कि देखिए ये खाली ये 3 जो जजेस जिन्होंने फैसला सुना है, ये 3 जजेस हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हम ये समझते हैं कि अगर ये इस सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला निकल आया और ये वो जो जस्टिस मुनीर के क्या कह सकते हैं फैसला जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के लिहाज से अगर ये इस सुप्रीम कोर्ट से पास हो जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इस डिसीजंस के बाद इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैन्यूवर करके उसको इलेक्शन प्रोसेस से निकाल सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, लार्जर बेंच ने डिसाइड करना है। और ये याद रखें 1988 में 11 रुकनी बेंच था, तो ये 3 रुकनी बेंच उनकी बात को कैसे नहीं मान रहा। तो हम सुप्रीम कोर्ट के बाकी सारे जजेस को कहते हैं कि जी ये तो आपका भी मसला है, आप इसमें क्यों नहीं डिसीजन लेते हो। तो हम उसमें रिव्यू में जाएंगे। रही बात इलेक्शंस की, इलेक्शन तो हम जाएंगे, उससे तो हम नहीं पीछे हट रहे। ठीक है सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। जहांगीर जदून साहब सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। नाज़रीन, साल है 9 मई के बाद हर गुजरते दिन तहरीक इंसाफ के लिए दायरा तंग हो रहा है, जमीन गर्म हो रही है और ऑप्शंस महदूद हो रहे हैं। इंतखाबी निशान छिन गया है, पार्टी तितर बितर है और मकबूलियत का जिन अडियाला जेल में कैद कर दिया गया है। इस सूरत हाल में क्या तहरीक इंसाफ बच जाएगी या PTI के लिए पार्टी ओवर हो चुकी है? निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा है कि 9 मई के असरात निज़ाम पर बहुत गहरे हैं, बानी PTI के तजुर्बे को दोहराना अब मुमकिन नहीं। पिछले साल 9 मई को जो वाक़या हुआ, इसके जो असरात हैं स्टेट सिस्टम पे, वो इतने गहरे हैं कि ये जो 3 साल वाली बात जो कर रहे हैं ना नजम साहब कि उसके बाद क्या होगा, कतई नज़र जो कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता
कि खान साहब की जो सियासत है, जो तजुर्बा हुआ है, उसके बाद उस तजुर्बे को दोहराने की कोई हालात मुमकिन है। इसकी वजह यह है कि अस्करी क़यादत सानह 9 मई को मुल्क की तारीख का सहबाब करार देती है। इस सानहे के बाद पाक फौज ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतहाई सख्त बयान जारी किए थे। एक बयान में कहा गया था कि जो काम पाकिस्तान के दुश्मन 75 बरस में न कर सके, वो इक़्तिदार की हवस में सियासी लिबादा ओढ़े इस गिरोह ने कर दिखाया। यही नहीं, सानह 9 मई के बाद फौज ने अपने अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरों को नौकरी से बर्खास्त किया गया था। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के खिलाफ तादीदी कार्रवाई की गई थी। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल के दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद को एहतसाबी अमल से गुजारा गया था। जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान गैरिजन्स, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हो, उन ज़िम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। फिर जून 2023 में GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्फ्रेंस की सदारत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की थी। इस मौका पर भी फॉर्मेशन कमांडर्स ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की थी और कहा था कि वक्त आ गया है सानह 9 मई के मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने यह भी कहा था कि शहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस वक्त सानह 9 मई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहा है और तहरीक इंसाफ सख्त मुश्किल में है। नौशहरा से जारी बयान में भी परवेज खटक कह चुके हैं कि अगले 5 साल में तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। क्या तहरीक इंसाफ के लिए पार्टी इज ओवर या अभी भी बचत का कोई इम्कान बाकी है? हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहिद मिर्ला साहब ने। सर बहुत शुक्रिया। सेम क्वेश्चन सर, क्या तहरीक इंसाफ के लिए कोई इम्कानात बाकी हैं या फिर पार्टी इज ओवर? बहुत शुक्रिया अली भाई। रवायती तौर पर तो ये देखा गया है कि जब भी किसी पार्टी पर मुश्किल वक्त आता है तो पार्टी समहाउ रिवाइव हो जाती है, रिवाइवल कर लेती है, लेकिन तहरीक इंसाफ का केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कल मैं बात करना चाहूंगा जो कल वाला फैसला है। सबसे पहले देखिए, नो डाउट कि एक पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस मिलनी चाहिए थी, उसको जगह मिलनी चाहिए थी, रोम मिलना चाहिए था कि वो अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती, और इस तरह से डिप्राइव नहीं किया जा सकता था लाखों करोड़ों वोटर्स को। लेकिन इसके साथ दूसरी चीजें भी अटैच्ड है। आपने खुद बड़ा जबरदस्त इंट्रो भी दिया और उससे पहले वाले सेगमेंट में भी डिस्कशन भी कर रहे थे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपना एविडेंस प्रोड्यूस करने में नाकाम रही और बुरी तरह से नाकामी रही। 2021 में उनको कहा गया था कि इलेक्शन करवाएं, और पिछले 3 साल से ये हम बार बार सुनते आ रहे हैं। मीडिया में यही डिबेट हो रही थी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, हुआ या नहीं हुआ। और फिर जब इन्होंने अभी रिसेंट इलेक्शन PTI ने करवाया, वो भी एक फ्लॉड इलेक्शन था और उसको पेशावर के एक गांव में करवाया गया। और फिर उसके जवाब में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से उसको टेकअप भी किया। उसको बार बार वकला से पूछा जाता रहा कि आप कोई एविडेंस दें, कोई ऐसी चीज दे दें जिससे साबित हो सके कि आपने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, लेकिन किसी भी तरह से वो नहीं हो सका है। अच्छा, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, और वो ये है कि क्या PTI ओवर हो गई है? देखिए, अभी हमने देखा था कि मुश्किल वक्त आया था PMLN पे, लेकिन उसके मुश्किल वक्त में और PTI के मुश्किल वक्त में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पे फर्क हमने अभी कुछ अर्सा पहले भी देखा कि जब PTI के जो सरकर्दा रहनुमा थे, जिन्होंने पक्ष बेनिफिट्स एंजॉय किए, जिन्होंने वजारतें एंजॉय की, उन पे थोड़ा सा भी मुश्किल वक्त आया, उन्होंने पार्टी को छोड़ने में देर नहीं लगाई। इसी तरह का कुछ फ्यूचर में भी सिनेरियो नजर आ रहा है। प्रैक्टिकली अली हैदर भाई, मैं आपको बताऊं कि PTI अब खत्म हो गई है। अच्छा। PTI इस इंतखाब में कोई भी PTI के नाम से कोई जमात मौजूद नहीं है।
और हमें फ्यूचर में भी नजर आ रहा है अगले 2, 4, 5 साल तक इसी तरह से पीटीआई का सिलसिला रहेगा। जो इवन पीटीआई की सपोर्ट से इलेक्शन जीत के भी आएंगे कैंडिडेट्स, उनका भी ऐसा जो स्टेटस होगा वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का, इंडिपेंडेंट विनर्स का स्टेटस होगा। दैट मीन्स के जो आने वाले कुछ वक्त में 2024 में खास तौर पर जो सेनेट के इंतखाबात होने हैं, वहां पर भी पीटीआई के नाम से या पीटीआई के सेनेटर्स नहीं आ सकेंगे। इसी तरह से मखसूस नशिस्तों का भी सिलसिला है कि 227 के करीब मखसूस 5 असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों पर जो कैंडिडेट्स आने थे वो भी अब नहीं आ सकेंगे। हाँ, ये बात भी सही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म नहीं किया जा सकता मुस्तकिल बुनियादों पर, वो कभी भी नहीं खत्म होती। अब देखना ये होगा कि अपना कम बैक पीटीआई किस तरह से करती है, अपना रिवाइवल किस तरह से करती है। अभी तक हमने बहुत अरसे से, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, मैं भी कवर कर रहा हूँ, तो हमने ये देखा है कि पीटीआई में बहुत सारे इंटरनल इश्यूज बहुत ज्यादा है, इंटरनल रिफ्ट्स बहुत ज्यादा है। बहुत दफा देखी शेर अफजल मरवत आज भी कराची में भी कह रहे थे कि जो अरबाब अलवी थे, जो सदर आरिफ अलवी के बेटे थे, उन्होंने भी टिकट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इमरान खान साहब उनसे भी खासे नाराज नजर आते हैं और उनको टिकट भी नहीं दिया गया। वो कह रहे थे कि आरिफ अलवी जिन्होंने बहुत दफा एफर्ट की, जिन्होंने बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इमरान खान साहब को न सिर्फ बिठाने की कोशिश की बल्कि एक कांस्टेंट एफर्ट करते रहे, कांस्टेंट एफर्ट पुट करते रहे। उन्होंने जनरल बाजवा से भी 2 मुलाकातें करवाई इमरान खान की, लेकिन इमरान खान का ये तर्ज अमल था, तर्ज सियासत था कि वो अपने लिए कुछ निकाल नहीं सके हैं। तो अगर आरिफ अलवी जैसे आदमी को के लिए भी कह दिया जाएगा कि भाई उनका पत्ता साफ हो गया, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न भरा जरूर है। अब जो लीडरशिप के लेवल पे किस तरह से डिसाइड होती है, किस तरह से वेव को पेव किया जाता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन लीडरशिप। अगर कोई अच्छे डिसीजंस किए जाएंगे तो इनका कम बैक हो। अच्छा मेतला साहब, मेरा अगला सवाल भी सर इसी से ही कंसर्न्ड है, वो ये कि क्या अहम इदारे या एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत में तब्दीली से कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि हमने ये भी देखा है, क्योंकि तब्दीली डेफिनेटली हर 3 साल बाद होती है और आगे भी होगी। हमने देखा है कि नून लीग के जितने भी मामलात थे वो बहुत ख़राब मामलात हुए थे, बहुत बुरा वक्त नून लीग पे आया था, लेकिन कभी नून लीग के उस दौर में 9 मई जैसा वाक़या नहीं हुआ। सर ये वाकया हुआ और फिर इसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार दिया गया, तो मामलात खटाई में पड़ते रहे नून लीग के इदारे के साथ, लेकिन इतने खटाई में नहीं पड़े। अब सूरत हाल ये है कि क्या इदारे की क़यादत में तब्दीली के बाद कोई फर्क पड़ेगा या फिर ये सिलसिला यूं ही परपेचुएट करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है अली हैदर भाई आपका। देखिए, हमने जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने देखा था कि नून लीग के साथ भी ताल्लुकात खराब हुए। आसिफ अली जरदारी का दौर भी 2008 से 13 का याद है, जब आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क छोड़ के दुबई चले गए थे, वहां कुछ अर्सा रह भी गए थे। आए दिन कोई ना कोई बड़ा स्कैंडल भी सामने आ रहा था। अदरवाइज भी मेमो गेट भी हमने देखा था कि किस तरह से उसको भी ये कहा गया था कि ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। और फिर उसके बाद हमने डॉन लीक्स देखा 2016 में हुआ, उसको भी कहा गया कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों वाकयात जो हैं वो 9 मई के वाकया से बहुत डिफरेंट है। इसमें एक इस तरह का क्राइम कमिट हो गया है पीटीआई से जो इससे पहले 76 सालों में कभी भी नहीं हुआ। वो तमाम बातें ज़बानी कलामी थी, लेकिन इसमें बाकायदा तौर पर फौज की जो इंस्टॉलेशंस थी, जो शोहदा की इंस्टॉलेशंस थी या शोहदा के बाजार वगैरह थे, उन पे हमला किया गया है और बाकायदा इसके लिए तैयारी की गई, बाकायदा उनकी माइंड मेकिंग की गई और उसके बाद ये तमाम सिलसिला हुआ। 2 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो ये बात है कि नो डाउट कि इस तरह से कभी नहीं हुआ और अभी भी एस्टेब्लिशमेंट और फौज ये समझती है, उसके रैंक्स एंड फाइल्स में ऐसा कोई डिवीजन मौजूद नहीं है 9 मई के इंसिडेंट के हवाले से कि 9 मई जो भी हुआ वो बड़ा गलत हुआ, वो बड़ा कंडेमेबल एक्ट था और वो किसी भी तरह से जो मेतला साहब, हमें आमिर इल्लाह सना साहब ने भी ज्वाइन किया, सीनियर तज्ज़िया निगार। सर बहुत शुक्रिया आपका जो तज्ज़िया। आमिर साहब, आपने अभी सुनी मेतला साहब की गुफ्तगू। मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं और ऐसी मुश्किलात हैं जो कि शायद अभी इतनी जल्दी खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। अब दायरा तंग हो गया है तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द, ऑप्शंस ना होने के बराबर है। कोई चांस आपको लगता है सर कि ये जमात
बतौर पार्टी दोबारा रिवाइव कर सकेगी? नहीं, देखें, इतनी बड़ी फॉलोइंग है। असल इशू ये है कि क्या अब भी ये जमात और इसके लीडर और कप्तान खास तौर पे होश के नाखुन लेंगे? आज उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे भी तनकीद की अडयाला जेल में, और कि हमें उम्मीद थी लेकिन अब नहीं है। अब इशू ये है कि टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इन्होंने अज खुद डिमांड किया कि गलतियां भी मानी है, और इलेक्शन कमीशन को जाहिर है कि जब उसने एक फैसला दिया है और उसको हाई कोर्ट ने उड़ाया, अगर वो नहीं उसको करते तो उसमें तो कई कानूनी शिकें ही हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट की खत्म कर दी थी और इलेक्शन कमीशन की इन्फोर्समेंट ही खत्म हो जानी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुकम्मल तौर पे बाहर भी हुई है। बल्कि जब तफसीली फैसला आएगा मेरे हिसाब में, उसके अंदर सियासी जमातों के लिए खासा कुछ सख्त होगा कि वो आइंदा जो इलेक्शन है वो सिर्फ इलेक्शन नजर नहीं आए बल्कि होते हुए पता भी चले, और लोगों को शायद कोई वो शर्त लगा देंगे कि जरूर मुकाबले का मौका मिलना चाहिए। बहरहाल पीटीआई के लिए इस वक्त ये सख्ती का मकाम मौजूद है और उनकी सर्वाइवल की जंग है, चूंकि मखसूस नशिस्तों से तो उनके नाम उड़ गए, खवातीन से भी और अकलियतों से भी। तो जो जीतेंगे, तो आपको पता है हमारे यहाँ खुद पीटीआई ने 2018 में जहाज भर भर के अलीम खान और इमरान ये जहांगीर तरीन के और ये सारे आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी सहूलत से पीटीआई में शामिल कर लिया था। पंजाब गवर्नमेंट बड़े आराम से बना लिया था। तो अब हमें देखना ये होगा कि जो आज इलेक्शन होने जा रहा है, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं शायद पीटीआई बाइकाट करे, लेकिन उनके अब तो वो चेयरमैन भी नहीं रहे। बैरिस्टर गौर कह रहे थे कि ऑप्शन नहीं है हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी कि आप कोई फैसला कर सकें। अब आगे देखें अब होता क्या है इनके साथ, क्योंकि इन्हें अपने लोगों को इकट्ठा भी रखना है, जीतने के बाद उनको बचाना सबसे बड़ा मकसद होगा। और तफसीली फैसला कब आता है, क्योंकि उसके नतीजे में ही पीटीआई को अपना इलेक्शन दोबारा भी कराना होगा। और देखें अब वो इलेक्शन से पहले फैसला आता है, बाद में आता है, क्योंकि अगर पार्टी के तौर पे ये मौजूद होंगे तो फिर उन जो होता है मेंबर्स कि वो अपनी पार्टी को रीज्वाइन करते हैं, वो दूसरी पार्टियों में जाते हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तों पे अब बहरहाल पीटीआई का अमल दखल खत्म हो गया है। नहीं, देखें इतनी बड़ी फॉलोइंग है। एक और जमात, ये सवाल मेरा ये है सर कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा था कि अभी ये मैंने चलाया भी है शॉट कि इदारा नहीं भूला अभी तक 9 मई को, शायद भूले भी ना सर। तो क्या ये मुश्किलात इलेक्शन की हद तक कायम रहेंगी तहरीक इंसाफ पर, या उसके बाद भी मुश्किलात का यही दौर रहेगा? आपके पास कई दफा कह चुका हूं कि फर्क ही पीपल्स पार्टी और नून के साथ पीटीआई का 9 मई है कि इन लोगों ने इदारों पे बातचीत भी की है, इदारे पे हमला नहीं किया। फिजिकल अटैक सिर्फ पीटीआई ने किया है कि पूरे पाकिस्तान आर्मी की इंस्टॉलेशन, एयरफोर्स, जहां जहां उन्हें मौका मिला है वहां पे उन्होंने अटैक किया है। तो वो कोई भूलता भी नहीं है और भूलना जाना भी नहीं चाहिए। जो नहीं है इन्वॉल्व उनको बरी करना चाहिए, और जो इन्वॉल्व है उनको बड़ा क्लैरिटी के साथ क्लियर होना चाहिए कि भाई उनको सजाएं होनी है। और बहुत लंबा काम हो चुका हुआ, इसलिए लोग कहते हैं या प्रेस रिलीज जारी कर लें या फैसले करा लें। तो अदालतों के जरिए जिनको बरी करना करें और बाकी जो फैसला करें। अच्छा, आप क्या इनका रिवाइवल किसी और शेप में भी देख रहे हैं? जैसे एमक्यूएम थी और फिर एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई और फिर एक शख्स माइनस हो गया उसमें से, तो क्या इस जमात का रिवाइवल किसी और तरीके से देख रहे हैं आप? देखें, अगर तो खान साहब को उसमें सजा हो जाती है 9 मई वाले में, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर पार्टी चुनेगी। एक होता है कि जी ठीक है आपको सजा हुई है, आपकी पार्टी की जगह पे दूसरे लोग आ जाते हैं, आप कुछ अरसे के बाद जमानत पे आ जाते हैं और कायद बन के अपनी पार्टी को चलाते हैं, और जब तक की पाबंदी है यानी 5 साल मैक्सिमम नाअहली है, तो फिर आप उसके बाद तो निकल ही आएंगे और आगे आ जाएंगे। लेकिन बुनियादी बात है कि खान साहब और उनकी पार्टी हिकमत अमली क्या अपनाती है, क्या वो मुस्तकिल स्टेट के साथ लड़ाई का रवैया रखेंगे या इलेक्शन के बाद से ही वो सियासी जमातों के साथ बकाए बाहमी के असूल पर, बकाए बाहमी से मुराद बिल्कुल नहीं है जो खान साहब के नजदीक होता है चोर हाथ में मिला लें। सियासी जमातें भी तो यही इन्हीं के लोगों की है ना, पाकिस्तान के लोगों की, हमारे अपने लोगों की है। जहां गमी खुशी भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो उसको उस नहज पे ना ले जाएं कि जो आप बाकी सियासी जमातों के लीडरों के साथ कर रहे हैं वही आपके वर्कर बाकियों के साथ करते हैं। अगले दिन देखें ना मौलाना फजलुर रहमान पे आवाजें कसी हैं, तो फिर एयरपोर्ट पे क्या हुआ है? फिर मकसद यही है कि खाना जंगी हो कि जब आप आवाजें कसेंगे लोग फिर पकड़ के मारेंगे, क्योंकि आदत और तरबियत ये बना दी गई कि भाई जो मुखालिफ है उसको बिल्कुल गड़बड़ कर दो और उसको छोड़ो नहीं। मेरा ख्याल है अब ये छेड़ने पे इनके साथ इनको नहीं छोड़ा जाएगा।
ठीक है राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शाहिद मित्तल साहब सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। मुस्लिम लीग नून 2024 के इंतखाबी मार्के के लिए मैदान में उतर आई है। पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने आज उकाड़ा में अपने पहले इंतखाबी जलसे से खिताब किया और मुखालिफिन पर ताक ताक कर तनकीद के तीर बरसाए। मरियम नवाज की तकरीर वलवला अंगेज तो थी ही, लेकिन किसी मंशूर के बगैर थी। पुरजोश खिताब में वादे तो बहुत मौजूद थे, लेकिन लाहेअमल गायब था। मरियम नवाज की तकरीर में शोरा बयानी तो मौजूद थी, लेकिन हिकमत अमली गायब थी। मरियम नवाज के खिताब में इंतखाबी ख्वाब तो थे, लेकिन ख्वाबों की ताबीर के लिए अमली जामा नहीं था। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर ने इंतखाबी मुहिम के आगाज पर ही अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ को आड़े हाथों लिया, इन्हें बुज़्दिल लीडर करार दिया और गिन गिन कर इनके ऐब गिनवाए। उन्होंने पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दिया और इसके लिए बल्ले की बजाय डंडे, घड़ी और पेट्रोल बम का इंतखाबी निशान तजवीज किया। तुम कहते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला था, तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था। तुम्हारा इंतखाबी वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो डंडा जो तुमने पाकिस्तान की रियासत पर चलाया, पाकिस्तान के अवाम की रोटी पर चलाया। क्या तो तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की है, या वो पेट्रोल बॉम्ब होना चाहिए था जो तुमने चलाया पुलिस के एहलकारों और इंतजामिया के ऊपर। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर ने बानी पीटीआई की आड़ में साबिक जजों पर खूब रगेदा और उनको उनके रिमार्क्स और फैसलों पर इशारे किराए में ताने भी दिए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने बरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान और नवाज शरीफ से होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। उन्होंने कहा कि वो लोग जो दूसरों का एहतसाब करते हुए फिरौन बने हुए थे, अपनी बारी आई तो जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। इस्तीफे पर इस्तीफा आ रहा है। इसको लाडलेपन की आदत थी, इसको आदत थी कि ये जब उमर अता बंदयाल जैसे बदनाम चीफ जस्टिस की अदालत में जाता था तो वो कहता था गुड टू सी यू इमरान खान साहब। इसको आदत थी कि आज कैद हुई है, कल बेल भी हो जाए, रिहाई मिल जाए, अपने वकला को कहो तैयारी करके अदालत जाया करें, क्योंकि अब सास से फोन करवा के फैसले लेने की सहूलत मयसर नहीं है। अब फैसले या आवाम की अदालत करेगी या कानून करेगा। अब मदर इन लॉ के फोन से फैसले की सहूलत मयसर नहीं है। मरियम नवाज साहबा ने एक एक करके सब हरीफों पर तनकीद तो की और उन्होंने अपने गिले शिकवे भी किए, लेकिन क्या उन्होंने कोई लाए अमल दिया कि कल को अगर वो हुकूमत में आते हैं तो उनके पास प्लान क्या है? हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब राना एहसान साहब ने। राना साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। राना साहब, आपका हरीफ, आपका सियासी मुखालिफ अब अंदर है, मुश्किल में है। यू डोंट किक अ पर्सन हु इज ऑलरेडी डाउन, तो अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए? इंतखाबात में तो आपको ये बताना होगा कि आपने 16 महीनों में क्या किया। चलें, ये भी नहीं पूछते आपसे आगे क्या करेंगे, ये आपका लायामल नहीं होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ठीक कहा, इलेक्शन मंशूर पे लड़ा जाता है और मंशूर हमारा आज लॉन्च होना था, लेकिन मेरे ख्याल से कोई ताखीर होगी, मुझे उसकी वजह नहीं पता। तो मुमकिन तौर पे कल जो है वो हमारा मंशूर जो है वो लॉन्च हो जाएगा और उसी पे हमने इलेक्शन लड़ना है, उसी को हमने अवाम में पिच करना है और इंशाल्लाह ताला वो एक कॉम्प्रीहेंसिव मंशूर होगा जो खोखले वादे नहीं होंगे और हर शोबे को जो है कवर करेगा। राणा साहब, चले मंशूर आपका लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर को तो पता ही होगा ना कि क्या फैसला हुआ है, पार्टी में क्या देना है उन्होंने अवाम को। चलें, कुछ वही बातें ही बता देती, अवाम का दिल खुश हो जाता। देखिए, मेरे ख्याल से पहला ये जलसा है, अब तो रोज बातचीत होगी अवाम से, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बातचीत होगी, लेकिन आज भी जिन पहलुओं पे उन्होंने डिस्कस किया वो तारीख के हकायक हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचा, जिससे आपकी मईशत डीरेल हुई, तो उन्होंने उनका तस्करा किया, लेकिन आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बातचीत होगी। राणा साहब, इतना लेट क्यों? मतलब हम ये देख रहे हैं, लेट मंशूर की बात नहीं कर रहा, खाली ओवरऑल हम देख रहे हैं वो जो जोश जज्बा, वो एक्साइटमेंट जो नून लीग में नजर आती थी हमें इंतखाबात को लेकर के, इस दफा दीगर जमातें, इनफैक्ट पीपल्स पार्टी ज्यादा एक्साइटेड थी। मंशूर भी बहुत पहले दे दिया उन्होंने अपना,
नून लीग कितनी लेट बैक क्यों नजर आ रही है हमें इस पूरे प्रोसेस में? नहीं, देखें, बिल्कुल भी लेट बैक नहीं है। हमने एक बहुत सीरियस एक्सरसाइज की जिसमें कोई मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज थे और फिर उसको लीडरशिप ने सारों को खुद सुना और मंशूर के ऊपर भी बहुत घंटों लगे, दिन लगे, बहुत सारी डिटेल वर्किंग हुई। तो हमने कोई जल्दबाजी में चीजें नहीं की। हमने हर मामले को, एक जमहूरी अमल था, एक ये इलेक्शन का प्रोसेस था कि आपने सिलेक्शन करनी थी कैंडिडेट्स की, उससे हम खत्म हुए। तो अब आपको हर रोज जलसे नजर आएंगे। ठीक है राणा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस वक्त आपका मुकाबला किस जमात से? एक जमात जिसके साथ हो सकता था दे आर नॉट इन द फील्ड एनीमोर, अभी कोई थ्रेट पोज है आपको लगता है पीपल्स पार्टी आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है? देखिए, आपने सही कहा, हमारा पंजाब में ज्यादा मुकाबला पीटीआई से था, लेकिन आज भी उनके कैंडिडेट्स मौजूद हैं और वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी, मैं नहीं समझता पंजाब में उनकी कोई प्रेजेंस इतनी थ्रेटनिंग है या जो वो एक स्टांस भी ले रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा। तो हम काफी कंफर्टेबल हैं पंजाब में और बज़ाहिर ये लगता है कि इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत हम पंजाब में लेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे। एक चलें, बेस्ट ऑफ लक। एक इल्जाम कह लें या यूं कह लें कि एक आईब्रो रेस जो होती है कि आपने अपने कंपेटिटर को तो आपने गिरा दिया इंतखाबात से पहले ही, आप वो अंदर है, आप अकेले रेस में दौड़ेंगे, अकेले ही फर्स्ट आ जाएंगे। इंटरनली कहीं ना कहीं कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है कि ये क्या किया हमने? देखिए, मेरे ख्याल से हमने ये नहीं गिराया पीटीआई को, पीटीआई ने खुद अपने आप को गिराया। उनको 2021 में कहा गया आप इलेक्शन करा लें, उन्होंने जो है कोविड का बहाना किया, फिर जो इलेक्शन कराया उसमें इश्यूज थे, उनको बताए गए, उनको मौका दिया गया कि आप दोबारा इलेक्शन करा लें। और लेकिन उन्होंने जिस तरह का इलेक्शन कराया, कोई वो किसी किस्म का डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस कर सके जो बैक करता उस इलेक्शन की वैलिडिटी को। और देखें, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो मेरिट पे फैसला किया। अगर वो ये चांस ना देते, मौका ना देते सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन उनका ठीक होता, तो मेरा ख्याल ये फैसला आना था। तो ये बजाय कि आप हमें कहें कि ये हमने किया, हम अकेले रेस में दौड़े, ये पीटीआई ने खुद अपने साथ किया, उससे पीछे चले जाएं आप। साइफर के ऊपर झूठा बयानिया बनाना, मीर जाफर, मीर साफर की बातें। और अच्छा राणा साहब, आई एम रियली सॉरी सर, आई हैव टू कट यू हियर, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आपका ये मौकफ है कि पीटीआई ने खुद अपने साथ किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।